हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। तो अधिष्ठान आईएएस के अंदर एक इनिशिएटिव है दैट इज नोन एज ए टू जेड सीरीज। इस ए टू जेड सीरीज के अंदर हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताते हैं जो कि कहीं पर भी जिसके अंदर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। उन चीजों को हम आपको कंप्लीट रिसर्च करके आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा कर आए कि आप पे कोई तिगड़म बगड़म वाला वीडियोस यहाँ पर होगा और बहुत मजा आने वाला है, तो नहीं भाई, इस वीडियो के अंदर आपको मजा नहीं आने वाला है, बट हाँ, नॉलेज बहुत सारी इसके अंदर आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ाया हुआ है, जो बच्चों ने कोर्सेज खरीदे हुए हैं, पेड कोर्सेज जो हैं, उसके अंदर से कुछ क्लिपिंग्स आपको निकाल कर देंगे, ठीक है, जो कि कंप्लीट रिसर्च वर्क होगा। इसके अंदर आपको कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं मिलेगी, हाँ, बट इकोनॉमिक सर्वे जरूर मिलेगा। हाँ, बट योजना, कुरुक्षेत्र, ये जरूर आपको मिलेंगे। आपको ये रिपोर्ट्स का एनालिसिस जरूर आपको इसके अंदर मिलेगा टॉपिक के हिसाब से। वो सब चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस सीरीज को एंजॉय करें, देखें। इस सीरीज में एक और फीचर है कि आप अपने हिसाब से इस सीरीज को मोल्ड कर सकते हैं। मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दें, सर टॉपिक हमको कोई दीजिए, इस टॉपिक पे सर हमको आप पढ़ाइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो टॉपिक दें आप थोड़ा सा एक आईएएस एस्पिरेंट, मैच्योर आईएएस एस्पिरेंट के बारे में के तरह आप एक तरह से टॉपिक यहाँ पर प्रोवाइड करें, राइट। यहाँ पर जो आप टॉपिक दें मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, एक मैच्योर्ड आईएएस एस्पिरेंट की तरह टॉपिक दें। ऐसा नहीं कि सर हमको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता दो, वो न्यूज के अंदर है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे और चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो चैनल है इसके अंदर टू द पॉइंट क्वालिटी वाली चीजें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। अगर आपको सच में आईएएस एस्पिरेंट बनना है, आईएएस ज्वाइन करना, आईएएस के, अगर आप सच में एक आईएएस एस्पिरेंट हैं, आप आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर टू द पॉइंट आपको सब चीजें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी मैं जा रहा हूँ, आप वीडियो देखो, वीडियो एंजॉय करो, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। तो व्हाट इज पेटेंट, टुडे वी विल अंडरस्टैंड दैट। कि पेटेंट क्या होता है ये हम आज अंडरस्टैंड करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। केसेस भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर एक केस है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है वो भी आपको डिस्कस कर देंगे। जो पैरेलल इंपोर्टेशन क्या होता है ये वर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा, और इसके साथ साथ आपको एक पूरा का पूरा डायमेंशंस पेटेंट का समझ में आ जाएगा, पेटेंट रिक्वायर्ड क्या होता है। चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पेटेंट। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था कि ये एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन जो है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने कोई एक इन्वेंशन करी, बहुत बढ़िया इन्वेंशन करी। मान लो मैंने कोई ऐसी इन्वेंशन करी कि मैंने कोई ऐसा ये बना दिया है ना, ये वाला जो पैड होता है ये इस तरह का बना दिया कि मैं बोलूं और इसमें अपने आप लिखने लग जाए ये, ठीक है। अपने आप ये लिख रहा है, राइट। मैंने कुछ ऐसी चीज बना दी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ बस बोलते बोलते कि इट प्रमोट इन्वेंशन, तो इनोवेशन, तो ये इसको लेकर और ये एक तरह से क्या कर रहा है, एक तरह से इसके अंदर, या फिर कुछ ऐसा कोई अलग तरह का मैंने इन्वेंशन कर दिया, बहुत ही बढ़िया वाला इन्वेंशन करा, आज तक नहीं हुआ था, और मैं बहुत खुश हुआ। और मैं अपने पड़ोसी को जाकर बताया कि भाई देख, मैंने ये वाला इन्वेंशन करा, ठीक है। और पड़ोसी ने क्या करा, उस इन्वेंशन को पूछ लिया मेरे से बहला फुसला कर, है ना, कि भाई बता कैसे इन्वेंशन करा, क्या करा, और उसने खुद का प्रोडक्ट बनाकर खुद के नाम से बेचने लग गया। बहुत तगड़ी वाली मार्केटिंग कर दी और बहुत ही ज्यादा मजे से वो बेचने लग गया। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई मैंने इतनी इन्वेंशन करी, मैं 1 साल तक लगा रहा, मैंने रिसर्च वर्क करा, सब कुछ मैंने करा, और लेकर कौन चला गया, ये पड़ोसी लेकर चला गया। कितना खराब आदमी है। पर आपके पास कोई यहाँ पर प्रोटेक्शन है नहीं। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हुई है, आपका दिमाग इसके अंदर यूज हो रहा है, आपकी स्किल्स यूज हुई है, बट आपके पास कोई प्रोटेक्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसका क्या करा है, पेटेंट नहीं कराया। और मान लो पेटेंट कुछ सिस्टम है ही नहीं आपके देश के अंदर, तो आप कहेंगे भैया आप चुपचाप पड़े रहो, अब कोई इन्वेंशन इनोवेशन मेरे को करनी नहीं है, कोई इन्वेंशन मेरे को करनी नहीं है, मैं इन्वेंशन करूं रात दिन माथा खपाऊं और कौन लेकर चल जाए, पड़ोसी लेकर चल जाए, क्या मतलब है इस इन्वेंशन का। तो आपने कहा कि अब इन्वेंशन करनी नहीं है भाई, अब इनोवेशन करनी नहीं है मैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक पेटेंट सिस्टम इज देयर, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आपका। अगर आप इसको पेटेंट करा लेंगे तो आपका ये इनोवेशन कोई और आपका पड़ोसी यूज नहीं कर पाएगा।
दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेटेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पेटेंट इज व्हाट, पेटेंट इज समथिंग दैट प्रमोट इनोवेशन, अगर हम ऐसे कहें तो दैट इज करेक्ट। पेटेंट इज समथिंग, एक तरह से एक पेटेंट एक तरह से क्या हो गया, इंसेंटिव हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है किसको, एक तरह से इसको कॉर्पोरेट्स को या फिर प्रोड्यूसर को, कोई इन्वेंशन कर रहा है इनोवेटर को दिया जा रहा है। तो पेटेंट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई सुन, एक काम करते हैं, तेरे को हम है ना एक पेटेंट दे देते हैं। इस पेटेंट का मतलब ये है कि तूने जो इनोवेशन करी है ना उसका जो फल मिलेगा वो तेरे को ही मिलेगा। हम कर्मा थ्योरी को फेल नहीं होने देंगे यहाँ पर। तूने करी है इनोवेशन, तूने अपना दिमाग खपाया, तूने अपने 1.5 साल इन्वेस्ट करे, तो तेरे को ही मिलेगा। कोई और लीगली इसको यूज नहीं कर सकता। मैं तुमको देख पेटेंट दे रहा हूं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पेटेंट का मतलब समझ में आया सबको? तो पेटेंट से क्या हुआ, एक तरह से दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंसेंटिव, है ना। पेटेंट क्या हुआ, पेटेंट एक इंसेंटिव है गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है, पैसे के फॉर्म में नहीं बट राइट के फॉर्म के अंदर, है ना, राइट्स के फॉर्म के अंदर इंसेंटिव दे रहा है कि भाई जा जी ले अपनी जिंदगी, तू इनोवेशन कर, दबा दबा कर इनोवेशन कर, ठीक है, बहुत अच्छे से इनोवेशन कर। और इसके कारण तेरे को क्या होगा, बहुत सारा पेटेंट हम आपको दे देंगे, बहुत सारा मतलब कि पेटेंट हम आपको दे देंगे, जिससे क्या होगा कि तेरी इनोवेशन तेरे पास ही रहेगी। कोई पड़ोसी का बच्चा तेरी इनोवेशन को क्या करता है, यूज नहीं कर सकता है। और तेरी मोनोपोली रहेगी इस प्रोडक्ट के ऊपर, तू बना भाई ये प्रोडक्ट, और तेरी मोनोपोली रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, पूरे के पूरे 20 साल के लिए तेरी क्या करेगी, मोनोपोली रहेगी। अब मेरी आंखों में आ गई चमक, ठीक है, अब मैं कहूंगा हाँ साहब यही तो मैं चाहता था, अब मैं इनोवेशन करूंगा, अब मैं मजे से इनोवेशन यहां पर करूंगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, इट इज, पेटेंट क्यों होता है, पेटेंट इज एन इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द कॉर्पोरेट टू एस्टेब्लिश मार्केट मोनोपोली फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर ऑन देयर इनोवेशन। एक इनोवेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कल को मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके कहूं साहब मैंने नया प्रोडक्ट बनाया, मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर आप पेटेंट दे दो, ऐसा नहीं होगा। आपका एक नया इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है, एक नई तरह की इनोवेशन यहां पर होनी चाहिए, तभी जाकर आपको पेटेंट मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो पेटेंट इज व्हाट, ऐसा है एक इंसेंटिव है गिवन बाय द गवर्नमेंट, यस इंसेंटिव ही है, जिससे हमारा क्या है, उसके ऊपर मोनोपोली क्रिएट हो गई। तो पेटेंट की डेफिनेशन अब अगर हम बनाए तो इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट है ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, इन्वेंशन के लिए ग्रांट कराओ, विच इज ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस दैट प्रोवाइड इन जनरल अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स ए न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब एक बार पेटेंट हो गया ना तो मजा आ जाएगा, फिर आप अपना पेटेंट जो है, आपकी मार्केट पे मोनोपोली है। और ये देखो ट्रिप्स के अंदर क्या है, आपकी खुद की मार्केट पे मोनोपोली नहीं, आपकी इंटरनेशनली सभी मार्केट्स पे मोनोपोली, जहां पर भी आप पेटेंट लोगे, जिसकी भी गवर्नमेंट से पेटेंट लोगे, तो मतलब वहां पर आपका 20 साल सेफ हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये देखो, ये पेटेंट मान लो ये इंडिया है, ये यूएसए के अंदर किसी ने कोई इन्वेंशन करी, तो अब यूएसए को पता है कि भाई अगर बिना पेटेंट के मैं इंडिया के अंदर गया ना, ये इन्वेंशन डाली तो ये सब कॉपी पेस्ट करके दूसरा बना देंगे अपना, ठीक है, ऐसा कैसा दूसरा बना देंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले पेटेंट के लिए अप्लाई करता हूं भारत के अंदर, भारत के अंदर अगर मेरे को पेटेंट मिल जाएगा तो मैं फिर अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर दूंगा। तो पेटेंट मिलते ही 20 साल का क्या हो जाएगा, 20 साल का एक तरह से मेरा मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा मार्केट के अंदर। अब पेटेंट के लिए हमारे यहाँ पर अलग से पेटेंट एक्ट है ना भारत के अंदर। और भारत के अंदर पेटेंट एक्ट के अंदर, इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर काफी चीजें दे रखी है। पहली चीज तो ये दे रखी है, भाई देखो प्रोडक्ट लाओ ना, कोई भी घर वाला लाओ या फिर बाहर वाला लाओ, तो देखो ये प्रोडक्ट जो होता है ना वो नोवल होना चाहिए। नोवल का मतलब क्या है, दैट शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट वर्जन, कॉपी पेस्ट वर्जन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि भाई नई चीज आपने कर दी हो उसका ही पेटेंट मिला जाएगा। कहीं ऐसे नहीं कि मार्कर की डिजाइन थोड़ी सी बदल दी और बोला ये देखो भाई साहब इस डिजाइन का पेटेंट करवा दो आप तो मेरा, ठीक है, मार्कर का, पूरे मार्कर का पेटेंट करवा दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको आपका जो इनोवेशन इन्वेंशन है, ठीक है, इनोवेशन है, उसको पेटेंट कर। जब पहली बार ये जो मार्कर बना होगा तो इसका ये एक इनोवेशन हुआ कि भाई ऐसे मैग्नेटिक पैड के ऊपर भी ऐसे मैग्नेटिक मार्कर से आप लिख सकते हैं, व्हाट अ इनोवेशन, है ना, और इससे स्क्रीन पे छप सकता है। तो उस वक्त इसका पेटेंट कराया गया होगा, 20 साल के लिए पेटेंट इसके अंदर कराया होगा, और उसने खूब कमाया होगा उस आदमी ने। राइट, तो ऐसी कोई इनोवेशन कर दो जो कि इस संसार के अंदर है नहीं, ठीक है, देन पेटेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इनोवेशन होनी चाहिए, दैट शुड बी ए नोवल इनोवेशन।
ठीक है। दूसरा कि भाई प्रोडक्ट जो होता है ना, वैसा नहीं कि प्रोडक्ट किसी यूज का ही नहीं हो, है ना, कमर्शियल यूज का होना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शुड बी ऑफ कमर्शियल यूज। और प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना, ये तो ऑब्वियस है यार, ये तो बनता ही, इसमें क्या है, ये तो ऑब्वियस ही है। अब इतना हो गया तो भाई अब ये होगा कि भाई थोड़ा सा तुमने इसके अंदर चेंज करा तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो बनना ही था। तो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस। ठीक है, तो पेटेंट शुड बी, पेटेंट उसी प्रोडक्ट में मिलेगा जो कि नोवल है, जो कि कमर्शियल यूज के लिए है और नॉन ऑब्वियस है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है, नोवल, कमर्शियल यूज और नॉन ऑब्वियस। भारत के अंदर ये पेटेंट रिजीम और पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम जो होती है ना, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो कि खुद एक कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। और उसके अंदर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, इसके अंदर ये जो ऑफिस है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, अगर कभी कोई पूछ ले तो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर देखें तो यहाँ पर देखो पेटेंट ऑफिस जो है, पेटेंट ऑफिस 4 जगह पर है, कोलकाता के अंदर, दिल्ली के अंदर, चेन्नई के अंदर और मुंबई के अंदर। यहाँ से आप पेटेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से डिजाइन ऑफिस यहाँ पर देखो, ट्रेडमार्क जो अपन ने पढ़ा था उसकी रजिस्ट्री, ये जो है इसके हेड ऑफिस है, यहाँ पर इस तरह से रजिस्ट्री करा सकते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसके अंदर चेन्नई के अंदर है, जो ये सब कुछ देखता है ना। वैसे तो रीजनल ऑफिस तो हर जगह मिलता है। ठीक है, कॉपीराइट रजिस्ट्री आप देख सकते हैं, वो दिल्ली के अंदर इसका मेन ऑफिस है। ठीक है, तो मेन जो होता है ना, मेन जो ऑफिस होते हैं वो इस तरह से यहाँ पर है। राइट, तो पेटेंट ऑफिस जो है वो 4 जगह यहाँ पर भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। राइट, इसके रीजनल ऑफिस हो सकते हैं हर जगह, पर यहाँ पर 4 जगह मेन ऑफिस जो है। ठीक है, इसके एक तरह से ब्रांचेस जो है वो 4 जगह है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से डिजाइन ऑफिस, ये सब चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। चलो, तो पेटेंट का मतलब तो सर हमको समझ में आ गया, पेटेंट होता क्या है ये हमको इसके अंदर समझ में आ गया। 20 साल के लिए मिलता है, और एक तरह से नई इनोवेशन जो होती है उसके ऊपर मिलता है। अब इस पेटेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है, दैट इज नोन एज जेनेरिक ड्रग, जेनेरिक ड्रग, दैट आई विल लेट यू नो। अब आप सोच कर देखो कि मान लो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर अब अपन आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर मेडिसिन बनाते हैं। मान लो मैं एक है ना बहुत तगड़ा वाला कैपिटलिस्ट हूं, कैपिटलिस्ट। मान लो मैंने क्या करा, HIV एड्स पे एक क्या करी, एक मेडिसिन बनाई। और ये मेडिसिन अपने आप में अलग मेडिसिन, जिसके अंदर क्या है, एड्स का पूरा इलाज। ठीक है, एड्स का पूरा इलाज है, 10 दिन टेबलेट खाओ और एड्स से मुक्त हो जाओ। मैंने कहा भाई अब मैं ना दुनिया को बदल के रख दूंगा। ठीक है, दुनिया को बदल के रख दूंगा मतलब अपनी दुनिया को, अब मेरे पास आएंगे पैसे। मैं कहूंगा कि मैंने HIV एड्स की एक मेडिसिन निकाल दी है और मैं इसका पेटेंट करा लूंगा, सभी कंट्रीज के अंदर मैंने इसका पेटेंट करा लिया। और इसका प्राइस मैंने पता है कितना रखा, इसका रखा मैंने 5 लाख रुपए, 10 मेडिसिन का 5 लाख रुपए, 10 मेडिसिन। अब मैंने कहा अब लो, और मेरी मेडिसिन बहुत कम की पड़ रही है, 2-3 रुपए की पूरी मेडिसिन बन जाती है। मैंने रिसर्च वर्क करा, उसके अंदर कुछ कुछ पैसा लगा मेरा। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो 500 रुपए की मेडिसिन बन जा रही है, पर मैं हूं लालची इंसान। ठीक है, मैंने कहा 5,000 की मेडिसिन जो है वो मैं 5 लाख में बेचूंगा, पेटेंट करवा लेता हूँ। अब मेडिसिन के केस में है ना, दैट इज अ मतलब एक तरह से लाइफ सेविंग ड्रग था। एक आदमी है मान लो अफ्रीका के अंदर, उसके पास 5,000 रुपए है ही नहीं, और उसके पास 5 लाख रुपए है ही नहीं, और वो कह रहा है कि वो तड़प तड़प के मर गया। ऐसे बहुत सारे लोग जो है अफ्रीका के अंदर मर गए एड्स के कारण, है ना। अब यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं, पर बोल रहा है ये मैं क्योंकि क्रूर आदमी हूँ, बहुत ही क्रूअल कैपिटलिस्ट हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं तो अपनी पॉकेट भरूंगा। तो पेटेंट मिलना इसका अधिकार है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सम अदर्स लाइफ, किसी की लाइफ की कॉस्ट पे तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पर ये प्रॉब्लम देखी गई, WTO से बोला गया भाई साहब अब क्या करें बताओ। तो WTO ने एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज नोन एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। उस कंपल्सरी लाइसेंसिंग के कॉन्सेप्ट को अपन को पढ़ना होगा, समझ में आ रहा है। तो कभी भी मेडिसिन के केस में ऐसी हालत हो जाए, तो यहां पर तो इस पेटेंट वाला तो बहुत कुछ हो रहा है, बट यहां पर देख रहे हैं कि लोग मरने लग गए, है ना। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर तो यहां पर कहीं पे महामारी आ गई तो फिर दिक्कत हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए
एक टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। पर कंपल्सरी लाइसेंसिंग को समझने से पहले एक टर्म और यूज कर रहे हैं, जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग आपको समझना होगा। अब मान लो ये इंडिया के अंदर बहुत सारी महामारी फैल गई, ठीक है, HIV एड्स की बहुत सारी महामारी फैल गई। अब क्या करें भाई, कंट्रोल होते हुए नहीं हो रहे। इसने बोला भाई मेरे से ले लो, 5 लाख रुपए की दूंगा। हमने कहा यार हमारे लोगों को 5 लाख रुपए देने से पहले तो वो खुद ही मर जाएंगे, उनको बता दूंगा 5 लाख रुपए में जिंदगी बचेगी तो कूद के मर जाएंगे। ऐसे क्या करते हो यार, 5 लाख, बोले 5 लाख से कम मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो 5 लाख से कम नहीं दे रहा, मैं तो 5 लाख रुपए ही लूंगा। और मैं क्योंकि एक क्रूर कैपिटलिस्ट हूं, यहाँ पे लोग मरने लग गए और बहुत सारे लोग यहाँ पे मरने लगे। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं दैट इज नोन एज जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग क्या होता है कि इस ड्रग को मैंने लिया, HIV एड्स वाले ड्रग को, मान लो XYZ ड्रग है ये, इस ड्रग को मैंने लिया और इस ड्रग की रिवर्स इंजीनियरिंग करी कि भाई ये कैसे बना है, चलो देखते हैं, ठीक है ना। रिसर्च वर्क करा थोड़ा सा और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और फिर मेरे को पता अच्छा इसने ये मटेरियल लिया है, चलो मैं एक इसका एक अल्टरनेटिव ड्रग बना देता हूं जो कि इसी तरह के इफेक्ट देगा, ठीक है। इसका ही कॉपी पेस्ट करके वर्जन बना देता हूं और दूसरा मैंने बना दिया XYZ-D, है ना। इस तरह का मैंने एक ड्रग बना दिया और मैंने कहा अरे भाई जिसको लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सस्ता ड्रग है, 5,000 में ले लो। तो ये तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, ये तो बिल्कुल लाल आंखें दिखाएगा, ये कहेगा ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, ठीक है, मेरे इतनी से बेनिफिट हो रहा था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बोले हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज देयर इज ए प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है किसके अंदर, WTO में। अब व्हाट इज दिस कंपल्सरी लाइसेंसिंग, आई विल लेट यू नो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया व्हाट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, राइट। तो यहां पर देखो जेनेरिक ड्रग क्या है, जेनेरिक ड्रग इज फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट कंटेन्स द सेम केमिकल एज द ड्रग दैट वाज ओरिजिनली प्रोटेक्टेड बाय द केमिकल पेटेंट। केमिकल पेटेंट से ओरिजिनली प्रोटेक्ट हुआ है उस ड्रग का, एक तरह से सेम केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ ड्रग अपन ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ओरिजिनल ड्रग का डुप्लीकेट बना दिया जिसका सेम इफेक्ट हो रहा है। तो क्या सर ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के केस के अंदर इस तरह से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। और ऐसा भारत ने कई बार करा भी है, ठीक है, भारत ने एक बार करा था, ठीक है, उसके बारे में भी, उस केस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या बात है सर, ये सही है सर, हमको तो लगा ये कितना क्रूर है, ठीक है, ये आदमी कितना क्रूर है, लोग मर रहे हैं पर ऐसा नहीं हो रहा। तो WTO कोई पागल तो नहीं बैठा कि लोग मर रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं नहीं पेटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन, है ना। तो यहां पर WTO ने क्या कहा, WTO ने कहा कि देखो कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला प्रोविजन है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना वो दूसरों को जो गवर्नमेंट जो है ना वो पेटेंटेड ड्रग्स, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या कर सकती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक कर सकती है और कह सकती है किसी कंपनी को, जैसे एक्स कोई एक कंपनी है, एक कंपनी को कह सकती है कि भाई तू इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ले और इसका सस्ता ड्रग बना दे, दैट इज नोन एज जेनेरिक ड्रग, जिससे कि देश के अंदर जो महामारी फैल रही है उस महामारी को रोका जा सके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है, देखो कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज व्हेन अ गवर्नमेंट अलाउज समवन एल्स, किसी और को, टू प्रोड्यूस ए पेटेंटेड प्रोडक्ट और द प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर। पेटेंट ओनर की कंसेंट ही नहीं ली और प्लान्स टू यूज द पेटेंट प्रोटेक्टेड इन्वेंशन इटसेल्फ। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम यूज कर लेंगे इसको, ठीक है, बिना तेरे को बताए हमने क्या करा, जेनेरिक ड्रग बना दिया और जेनेरिक ड्रग बिक रहा है आराम से मस्त। अब क्या कर लेगा, राइट। और वो जो होगा ड्रग, ठीक है, दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, जिससे कि लोगों के अंदर वो उस ड्रग की अफोर्डेबिलिटी बढ़े, ठीक है, अफोर्ड कर सके लोग। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा ही केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। एक कंपनी है दैट इज नोन एज बेयर कंपनी, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंपनी बेयर, मेडिसिन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसने एक ड्रग बनाया नेक्सावर, और इस ड्रग की 120 टैबलेट्स का एक कोर्स होता है, ठीक है, 3 मंथ्स का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स है, 120 टैबलेट्स का। इसका जो प्राइस था उन्होंने रखा 2.8 लाख रुपीस। और इसको क्या करा, इसको एक तरह से ड्रग का एक तरह से आप देखेंगे पेटेंट करवा लिया भारत के अंदर। अच्छा, बेयर कंपनी है, ठीक है, उसने नेक्सावर ड्रग बनाया, ठीक है, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं एग्जाम में, राइट।
और इसका क्या करा, इसका पेटेंट करवा लिया, राइट, समझ में आ रहा है, भारत के अंदर। और ये जो है 120 टैबलेट 2.8 लाख रुपए के यहाँ पर बिकने लग गई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक। अब भारत के अंदर, अच्छा ये ड्रग क्यों था, किसके लिए था, ये कैंसर, कैंसर के लिए ड्रग बनाया गया था, कैंसर के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो आप यहां पर देखो 2012 के अंदर नेक्सावर्ड ड्रग बनाया गया बेयर कंपनी के द्वारा, ठीक है, और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 2.84 लैक्स फॉर 120 टैबलेट्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया। अब भारत ने कहा कि यार हमारे देश के अंदर है ना, भारत के अंदर कानून है, कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक कर सकता है, और दैट कानून इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग कानून बना रखा है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर एक तरह से इस तरह से प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई भारत के सामने कि भाई अब कैसे करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग यहाँ पर क्या करा, इन्वोक करा। गवर्नमेंट ने एक कंपनी को पकड़ा, दैट कंपनी इज नाटको। नाटको को कहा कि भाई तू एक काम कर, तो इसका ना रिवर्स इंजीनियरिंग करके पता लगा कि इसके अंदर क्या क्या ड्रग यूज हुआ है, और वैसी की वैसी टेबलेट बनाकर हमको दे दे। इसने बोला ठीक है साहब, हम क्या करते हैं, वैसे की वैसे टेबलेट बनाकर आपको दे देते हैं। और इन्होंने वो टेबलेट जो कि 2.8 लाख रुपीस की टेबलेट थी, ठीक है, 120 टेबलेट्स, इन्होंने पता है कितने में दे दी, इन्होंने सिर्फ 8,800 रुपए के अंदर बनाकर दे दी, 880 रुपए में 120 टेबलेट्स। और दैट बिकम टू अफोर्डेबल। पहले क्या है, लोग ले नहीं पा रहे बिकॉज कैंसर से लोग मर रहे हैं, पर भारत ने क्या करा, कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन्वोक करा, और कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन्वोक करके एक कंपनी को पकड़ा, नाटको कंपनी को, और नाटको कंपनी को कहा कि आप एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी मेडिसिन बना दो, टैबलेट बना दो। और वो टैबलेट इतनी सस्ती मिल गई, और 120 टैबलेट का पत्ता जो है वो 8,880 रुपए का आने लग गया, जो कि 2.8 लाख रुपीज का आता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखो 2012 की न्यूज है, और यहाँ पर देखो 2.8 लाख कैंसर ड्रग टू कॉस्ट 8,880, जो पहले 2.8 लाख का था वो 8,880 का था। देखो, ब्रिंगिंग ह्यूज रिलीफ टू कैंसर एंड द किडनी पेशेंट इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑन मंडे allowed Hyderabad based Natco Pharma to manufacture and sell cancer treatment drug Nexavar at a price over 30 times lower than that of the what पेटेंट होल्डर एंड जर्मन मल्टीनेशनल बेयर्स कंपनी, जर्मनी की कंपनी थी, यूएसए की नहीं थी, अंडर सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट के सेक्शन 84 के अंदर एक तरह से इसके बारे में कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में लिखा हुआ, जिसके अंदर आप जेनेरिक ड्रग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जेनेरिक ड्रग प्रोड्यूस करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको बेच सकते हैं। तो आप यहां पर देखो, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस तरह की चीज को, ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू नाटको अलाउ इट टू मेक जेनेरिकली सिमिलर वर्जन ऑफ नेक्सेवर फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। और इसके अंदर ये होता है, फिर ये जो कंपनी है, ठीक है, नेक्सेवर कंपनी, जो बेयर कंपनी है, इसको थोड़ी बहुत फिर रॉयल्टी हम दे देंगे कि हम जो कमाएंगे उसमें से थोड़ा परसेंट तुम दे देना, 6% ऑफ नेट सेल एज ए रॉयल्टी आपको दे दिया जाएगा। बेयर बोलेगा अरे भाई ये 6% से मेरा क्या होगा, कहाँ, मेरा तो 2.8 लाख रुपीस का बिक रहा था, कहाँ तुम 8,880 रुपए का बेच रहे हो, ये क्या बात हो गई। तो बेयर जाएगा किसके अंदर, डब्ल्यूटीओ में, बेयर कहेगा डब्ल्यूटीओ में जाएगा, डब्ल्यूटीओ बोलेगा तेरे को शर्म नहीं आती है, वहां पर लोग मर रहे हैं और तू ये बात करता है। तो बोलता है, बेयर बोलता है अरे भाई ऐसे तो मैं कोई इनोवेशन करूंगा नहीं, तो मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोले ये सब लाइफ सेविंग ड्रग है, इनके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक कर सकते हैं। और डब्ल्यूटीओ ने कहा कि यहां पर मैंने ही उसको बोला है इंडिया को कि कंपलसरी लाइसेंसिंग कर, है ना, मतलब मैंने ही सभी कंट्रीज को बोल रखा है ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप यू कैन डू द कंपलसरी लाइसेंसिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो देखो, इन मार्च 2022 टू 2012 कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था ना, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल, ठीक है ना, पीएच कुरेन इशूड फर्स्ट एवर, पहला कंपलसरी लाइसेंसिंग भारत का अगेंस्ट द बेयर्स हेल्थ केयर एजी इन इंडिया फॉर देयर ड्रग Nexavar. In that decision, it was stated that Natco Pharmaceutical will be allowed to manufacture a generic version of the drug Nexavar, Sorafenib, Tosylate, ये जो होगा ये साल्ट यूज करा गया, ठीक है। द डिसीजन वाज मेड अंडर द 84 सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है। सेक्शन 84 पढ़ेंगे, पर डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कंपलसरी लाइसेंसिंग में, a compulsory license can be invoked by a national government allowing someone else to produce a patented product
और ए प्रोसेस विदाउट कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर, बिना पेटेंट ओनर के आप जेनेरिक ड्रग बना सकते हैं। अब इसके अंदर है ना एक पैरेलल इंपोर्टेशन वाला टर्म और है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इट इज डन फॉर द कॉज ऑफ द पब्लिक हेल्थ के लिए कर सकते हैं। तो सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट दैट इन फ्रॉम विच द वी कैन इन्वोक द व्हाट कंपल्सरी लाइसेंसिंग, इसके अंदर क्या क्या रीजन हो सकते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो अनरीजनेबल प्राइस हो, है ना, डिमांड सप्लाई का इशू हो रहा है कि वो इतना ज्यादा सप्लाई नहीं कर पा रही है, मान लो ये कंपनी जो है बेयर कंपनी इतनी सप्लाई नहीं कर पा रही है, ठीक है, बहुत कम देती है और फिर इसके कारण लोग मर रहे हैं। और पेटेंट हैज नॉट बीन वर्क अपॉन इन इंडिया, कि पेटेंट अगर मान लीजिए वर्क है नहीं, पेटेंट है ही नहीं, तो आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर कर सकते हैं। या पेटेंट है और अनरीजनेबल प्राइस है, डिमांड सप्लाई इशू है, तब जाकर आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक टर्म है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पैरेलल इंपोर्टेशन। पैरेलल इंपोर्टेशन की टर्म को अपन समझ लेते हैं, ठीक है। और पैरेलल इंपोर्टेशन जो है, इंपोर्टेशन वाला जो है इंपोर्टेशन, ठीक है, ये जो टर्म है राइट, ये डब्ल्यूटीओ ने अलाउ करा था 2001 के अंदर, है ना, दोहा डिक्लेरेशन में। और हमारे पेटेंट एक्ट के अंदर फिर इसको डाला गया, पेटेंट एक्ट के अंदर डाला गया इसको 92, सेक्शन 92 के अंदर, ठीक है। तो एक बार पहले हम ये चीज पढ़ लेते हैं, दोहा दोहा डिक्लेरेशन के अंदर जब ये हुआ तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई है ना, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर, वो पढ़ लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो होता है सेक्शन 92 हमारे यहाँ पे वर्क करता है, राइट। आपको ये तो समझ में आ गया व्हाट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। अब देखो ये है टिपिकल, बट अपन ने क्या करा, अपन ने एग्जाम्पल यूज कर लिया ना, कोई छोटा मोटा सा एग्जाम्पल बना लूं दिमाग के अंदर और तुमको बता दूं तो बहुत इजीली आ जाएगा, है ना। तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा ये कॉन्सेप्ट को, पर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि उसको उस तरह से पढ़ाया नहीं गया। आप लोगों की गलती नहीं है इसमें, जनरली स्टूडेंट क्या होता है, ये मानकर बैठ जाता है साहब हम कमजोर है, हमारे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, चीज समझाने का एक वे होता है, वैसे ही दिमाग एक्सेप्ट करेगा। आपको नहीं आ रहा है मतलब कई बच्चों को नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो डोंट डू द सेल्फ डाउट, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ भाई सेल्फ डाउट कभी मत करना, ठीक है। आपकी गलती है ऐसे मत सोचना। हाँ, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या फिर डेली की क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, लाइव क्लास अटेंड, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, राइट। मैं फिर ये नहीं कह सकता कि मैं तुमको गारंटी दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तभी जाकर वो सब चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि भाई एक पर्टिकुलर चीज तो होनी चाहिए कि भाई क्लास अटेंड करने से तो सिर्फ नहीं होगा ना सिलेक्शन, ठीक है। आपको लाइव क्लास होना चाहिए, आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए टाइमली, टाइमली क्लास के अंदर आना, बहुत ही सीरियसली आपको करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर में ये थोड़ा सा फंक्शन हो गया, अरे कोई बहन आ गई घर के अंदर तो चलो क्लास लेना बंद कर देते हैं, ये सब चीजें जो होती है ना, ये आपको फैसिलिटी में हम तो पहले देते नहीं थे लाइव क्लास, वो रिकॉर्डेड क्लास जानबूझकर कि बच्चे लाइव क्लास में रहे। फिर प्रॉब्लम होने लगी कि बच्चे बोले सर हमको यहाँ पर जाना होता है, ये ऑफिस में जाना होता है, तब जाके रिकॉर्डेड क्लास का प्रोविजन स्टार्ट करा। नहीं तो मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट था इस चीज के अंदर कि लाइव। अब आपका थोड़ा सा भी मिसमैच होता है, आप कहते हैं छुट्टी कर दो क्लास की, ये क्या मतलब होता है? आप सोच कर देखो, आपका ही तो नुकसान हो रहा है, मेरा थोड़े ना हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। पर मेरे को बुरा लगता है ऐसे बच्चे कोर्स ले लेते हैं फिर लाइव क्लास के अंदर नहीं आते हैं। तो मतलब ये है कि भाई ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको फोकस होकर स्टडी करनी चाहिए, कैसे भी करो यार। मतलब आपको आईएएस एग्जामिनेशन देना है, ये सोचो आप कितना बड़ा एग्जामिनेशन है, उसके लिए थोड़ा कमिटमेंट डेडिकेशन तो दिखाना पड़ेगा ना। और ऐसा कमिटमेंट डेडिकेशन इज द वैल्यू सिस्टम, अपन ने पढ़ा एथिक्स के अंदर। अगर ये बिना कमिटमेंट डेडिकेशन के वहां पर जा ही नहीं सकते आप, वहां पर चले भी गए आईएएस बन गए तो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाओगे, फिर मतलब नहीं है। तो आप कम से कम यहाँ पर तो दिखाओ, आपके थोड़ा सा भी एडवर्सिटीज आती हैं आपके घर के अंदर, थोड़ा कोई फंक्शन हो जाता है आप क्लास ऑफ कर देते हो, थोड़ा कुछ ऐसा हो जाता है आप देखो ना उसके अंदर देखो, तब आएगा मजा। घर में चल रहा है सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, तब अलग चीज होगा। आप बीमार हैं, बीमार में भी आप क्लास देख रहे हैं, लाइव क्लास। थोड़ा सर तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं आया, तबीयत तबीयत तो हमारी भी खराब होती होगी ना, 24/7 तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ठीक है, मेरी भी खराब होती होगी, तो मैं भी तो क्लास ले ही रहा हूँ ना। कभी कभार बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है उसके अंदर फिर क्लास ऑफ करनी पड़ती है, ठीक है, जब अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, देखो थोड़ा डेडिकेशन तो दिखाना पड़ेगा यार, है ना। बिना डेडिकेशन के तो काम नहीं चलेगा। मैं ठीक है मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये सब चीजें हो जाएंगी, बट थोड़ा सा मेरे को भी लगेगा कि आप लोग डेडिकेटली नहीं देख रहे हैं लाइव क्लास, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलो
हम थोड़ा ना दोहा डिक्लेरेशन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर वापस आकर इस वाली चीज पे आएंगे। दोहा डिक्लेरेशन क्या है? दोहा डिक्लेरेशन 2001 के अंदर कॉन्सेप्ट आया, राइट। इसके अंदर है ना डब्ल्यूटीओ बैठा, डब्ल्यूटीओ ने बोला कि भाई ऐसा नहीं हो सकता ना, इससे पहले कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला प्रोविजन था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई देखो फार्मास्यूटिकल वाले केस के अंदर तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, पब्लिक हेल्थ को हमको प्राइमेसी देनी पड़ेगी, हम पेटेंट वेटेंट करते करते लोग मर गए, उससे क्या फायदा है ऐसे पेटेंट का, है ना। तो हमको पब्लिक हेल्थ के केस के अंदर स्पेशल एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। पब्लिक हेल्थ के केसेस के अंदर पेटेंट वेटेंट को थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी हमको, जिससे कि पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें उन्होंने सोचा कि ये हमको करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज दोहा डिक्लेरेशन। इसी चीज के लिए दोहा डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ। तो देखो दोहा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड द पब्लिक हेल्थ, दोहा डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2001 के अंदर, जिसमें बैठकर यही बात हम करने लगे कि देखो यार नेक्सावर ने, जैसे नेक्सावर वाला केस तो 2012 में हुआ है, उससे पहले बहुत सारे ऐसे केस हुए जिसके अंदर वो भाई पेटेंट लेकर बैठा हुआ है और बोल रहा है मैं नहीं कर रहा, लोग मर रहे हैं, मरे तो मरे, मैं तो अपनी पॉकेट भरूंगा, इतने दिनों से रिसर्च करके फिर मैंने ऐसी मेडिसिन निकाली है, ठीक है। तो ये जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है, ठीक है, उसके अंदर कहा गया कि भाई थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो देखो द प्राइमरली एम ऑफ द दोहा डिक्लेरेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2001 का क्या एम था, टू क्लैरिफाई द फ्लेक्सिबिलिटी विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट टू एंश्योर दैट इट डज नॉट हिंडर द मेंबर कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड प्रमोट एक्सेस टू द मेडिसिन फॉर ऑल, सबों के लिए मेडिसिन एक्सेसिबिलिटी मेडिसिन की बढ़ाई जाए, ऐसा इसके अंदर बोला गया। Public health primacy, it reaffirmed that the TRIPS agreement should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and in particular to promote access to the medicine. इस तरह से यहां पर करा जाए, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर डाली जाए, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर पहला जो पॉइंट बोला गया दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कंपलसरी लाइसेंसिंग, इसके अंदर बोला गया। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब द डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिटली affirm the right of the WTO members to grant compulsory licenses and to determine the grounds upon which such licenses are granted, है ना। तो यहां पर बोला गया कि कॉन्सेप्ट कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट हम यहां पर लेकर आएंगे। दिस मींस दैट countries can produce generic version of patented medicines without the consent of the patent holder under certain conditions such as health emergency. I hope this is clear to everyone, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, जो पेटेंट वाला जो पीरियड था, ठीक है, पेटेंट पीरियड था कि बेस इस डेट तक आपको पेटेंट रख लेना चाहिए, है ना, बट पेटेंट वाला आईपीआर रिजीम को आपको फॉलो करना पड़ेगा इस टाइमलाइन तक, उस डेडलाइन को थोड़ा सा क्या करा, एक्सटेंड कर दिया गया उन कंट्रीज के लिए जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना। क्या आपने ऐसे बोला कि भाई पेटेंट वाला चीज है ना आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो आप यहां पर देखो it extended transition period for the least developed countries to comply with the TRIPS provision concerning pharmaceutical patents, pharmaceutical patents से regarding जो था उसको 2016 तक यहां पर कर दिया गया, later extended further to implement these protections, ठीक है। तो आप यहां पर देखें कि कहा गया कि भाई 2016 तक आप किसी का भी ड्रग खरीदो, किसी का भी बेच, मतलब ड्रग को आप री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पर 2016 के बाद, क्योंकि ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज है ना, इनके लिए। This was aimed at allowing these countries more time to develop their domestic pharmaceutical industry, जिससे कि आप अपनी पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप आराम से यहाँ पर कर ले। तो यहाँ पर देखो कि डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पे जो डेडलाइन दी गई थी, राइट, डेडलाइन अगर हम देखें यहाँ पर दी गई थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है, डेवलप कंट्री को 1996 तक की डेडलाइन दी गई थी, है ना, वो डेडलाइन हो गई कंप्लीट। तो 1996 के बाद ये कोई भी आईपीआर जो रिजीम है उसको इनको फॉलो करना पड़ेगा कंप्लीट। डेवलपिंग कंट्रीज जो कि क्या है, दैट डिड नॉट ग्रांट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पेटेंट्स प्रायर टू द ट्रिप्स, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पेटेंट नहीं देती थी, है ना, जो पेटेंट नहीं देती थी प्रायर टू द ट्रिप्स, ट्रिप्स से पहले, तो उनको 2005 तक का कहा गया तुमको 2005 तक की डेडलाइन है, राइट। और डेवलपिंग कंट्री एक्सेप्ट दोस अंडर द सी उनको 2000 का दिया। तो मतलब 2005 तक भारत के पास पूरा का पूरा ये था कि भारत आराम से जेनेरिक ड्रग बना सकता है और जेनेरिक ड्रग बेच भी सकता है आराम से, समझ में आ रहा है। 2005 भारत इस कैटेगरी में आता था, सी की कैटेगरी के अंदर, राइट। लीस्ट डेवलप कंट्रीज को 2021 तक का बोला गया, और लीस्ट डेवलप कंट्री टू एनफोर्स और ग्रांट पेटेंट्स एंड डेटा प्रोटेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स
उनको 2033 तक का बोला गया कि भाई आप आराम से करो, आपके ऊपर कोई इस तरह का हमने कोई पेटेंट वेटेंट वाला सिस्टम यहाँ पर लागू नहीं करा। समझ में आ रहा है? तो भारत के पास 2005 तक का टाइम था, और भारत ने 2005 तक बहुत सारी जेनेरिक मेडिसिन बनाई, क्योंकि यहाँ पर उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि डेडलाइन तो 2005 के बाद उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक करने की जरूरत है। तो भारत ने बहुत सारी, यहाँ पर आप देखेंगे जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक ड्रग यहाँ पर भारत बनाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? दिस इज राइट? एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस वन? अब क्या हुआ, अब ये बात उठी यहां पर कि ठीक है भाई, भारत वार तो ठीक है, मान लो एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, अफ्रीका की कंट्री है, राइट, इसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, इसके अंदर एक आया ड्रग वाला, बाहर से ड्रग वाला आया, उसने कहा कि ड्रग लोगे? बोले हाँ लो, पेटेंटेड ड्रग इसने बना दिया, यहाँ पर पेटेंट ले लिया और पेटेंटेड ड्रग है बस, और ये बहुत ही महंगा है, ये लोग यहाँ पर एक तरह से खरीद ही नहीं पा रहे इसको। और फिर इन्होंने, अफ्रीका ने सोचा कि चलो भाई कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक कर देते हैं, कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक कर देते हैं। बोले ठीक है कर देते हैं, इन्होंने कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक कर दिया, और इसने इनका ड्रग लिया, और ड्रग लेकर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना ही नहीं आता इनको। अब ये आदमी हंस रहा है, बोले ये भाई तभी तो मैंने तुम्हारे कंपनी में कंट्री के अंदर डाला, और ले लो तुम कंपलसरी लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग करके ड्रग बनाना भी तो पड़ेगा, बनाना तो तुम्हें आता ही नहीं है ना? समझ में आ रहा है? तो इन दिस केस व्हाट कैन बी हैपन, अब ये तो बहुत दिक्कत वाला सीन हो गया कि अफ्रीका के अंदर तो अब जाने जाएंगी भाई, क्योंकि यहाँ पर पेटेंट है, पेटेंट ड्रग को आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना नहीं आता, तो कंपलसरी लाइसेंस नहीं कर लोगे तो भी क्या फायदा? तो इस केस के अंदर क्या करा जाए, यहां पर क्या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसा फेस करा जाए? डब्ल्यूटीओ से ये बोला, अफ्रीका ने हाथ उठाया, सर मेरा एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? आप कहते हैं कि सर अगर मान लो पेटेंट ड्रग है आपकी कंट्री के अंदर, तो आप कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक करके जेनेरिक ड्रग बना दो। बोले हाँ देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं, ये कहते हैं हम, हाँ बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यूटीओ ऐसे बोलेगा, पर साहब मेरे को तो जेनेरिक ड्रग बनाना ही नहीं आता, अब बताओ क्या करूं? अरे भाई तेरी तो बड़ी समस्या है भाई, अब तेरे लिए क्या करा जाए? तो यहां पर देखो, यहां पर अफ्रीका जैसी कंट्री जो होंगी, बोले आई कैन नॉट मैन्युफैक्चर जेनेरिक मेडिसिन ऑफ पेटेंटेड ड्रग, नीड इट बट इट आई नीड इट बैडली, बहुत जरूरत है मेरे को, क्या करूं साहब? आप बताओ, आप ही बता दो सॉल्यूशन। तो यहां से एक टर्म आया पैरेलल इंपोर्टेशन, इंपोर्टेशन, पैरेलल इंपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक कंट्री जिसके अंदर पेटेंट ड्रग है, पेटेंट कराया हुआ कोई ड्रग का, और उस ड्रग की बहुत नीड है, पर वो कंट्री क्या है, उस ड्रग को बना नहीं सकती है, तो वो क्या कर सकती है, वो कोई दूसरी कंट्री जो इस ड्रग को बना सकती है, उससे बात करके ये ड्रग बनवा सकती है, और फिर वो ड्रग जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, जेनेरिक ड्रग। तो उन्होंने बोला हमको तो सबसे प्यारा भारत देश ही लगता है, तो भारत देश को उन्होंने फोन करा, बोले यार HIV एड्स की जो मेडिसिन है वो हमको दे दो प्लीज, जेनेरिक बनाकर, हम यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक तो कर देते हैं, बट हमको क्या है, हमारे को बनानी नहीं आती, तो आप बनाकर दे दो प्लीज। बोले भाई मेरे भी पेटेंट है ये ड्रग। बोले आपको फिर कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा ड्रग जो दोनों देशों के अंदर पेटेंट है, पर एक देश उसका कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक करके जेनेरिक ड्रग नहीं बना पा रहा, तो वो इंपोर्ट कर सकता है दूसरी कंट्री के रिक्वेस्ट करके। इतना समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये पैरेलल इंपोर्टेशन बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, पर बहुत आसान भाषा में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो यहां पर देखो, मान लो ये कंट्री कोई माली कंट्री है, इसके अंदर HIV फैल गया, मान लो एड्स फैल गया इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पेटेंट है इस ड्रग का, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरह से जेनेरिक मेडिसिन बना ही नहीं सकता, अगर पेटेंट नहीं होता तो भी नहीं बना सकता था ये तो, है ना? और वो ड्रग चाहिए इसको जरूरी, तो ये क्या करेगा, भारत को फोन करेगा, भारत से कहेगा कि भाई साहब हमको क्या है, हमको ये जेनेरिक ड्रग चाहिए, आप प्रोवाइड कर दोगे क्या? भारत कहेगा इसके लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को कंपलसरी लाइसेंसिंग यहाँ पे इन्वोक करनी पड़ेगी, और कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक करूंगा तो मैं फिर को किसी एक कंपनी को, नाटको जैसी कंपनी को मेरे को ठेका देना पड़ेगा कि भाई क्या कर, तू जेनेरिक ड्रग बना दे, फिर ये जेनेरिक ड्रग बनाएगा, फिर तुम यहाँ पर अपने यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक करोगे, और फिर हम क्या करेंगे, इस जेनेरिक ड्रग को आपको दे देंगे। ये वाला जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज पैरेलल इंपोर्टेशन, इस
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समस्या समझ में आई और फिर समस्या का समाधान समझ में आया। तो इन दिस केस इट कैन आल्सो हैपन कि यू कैन इंपोर्ट जेनेरिक ड्रग फ्रॉम अदर कंट्रीज इफ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ड्रग। ठीक है, दैट इज नोन एज पैरेलल इंपोर्टेशन। तो देखो पैरेलल इंपोर्टेशन होता क्या है, मैं आपको बता दूं। Doha Declaration recognized the problem faced by the countries with insufficient or no manufacturing capacities in making effective use of compulsory licensing under the TRIPS। वो compulsory licensing का effective use नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको बनाना ही नहीं आता है। This issue required a specific solution to enable these countries to import generic medicines. It supported the right to parallel importation along countries to import patented products। patented products को आप आराम से import कर सकते हो। This enables countries to access more affordable versions of the patented medicines available in other markets। ठीक है, तो कंट्रीज वेयर लोकल प्रोडक्शन इज नॉट फिजिबल, जहां पर लोकल प्रोडक्शन फिजिबल नहीं है और नॉट वायबल, कैन इंपोर्ट जेनेरिक्स। जेनेरिक ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, वो वहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। इन केस द ड्रग ऑफ इंटरेस्ट इज पेटेंट प्रोटेक्टेड इन द इंपोर्टिंग कंट्रीज, पैरेलल इंपोर्टेशन वुड बी कंसिडर्ड इफ ए चीपर सोर्स ऑफ ड्रग कैन बी फाउंड फॉर एग्जांपल इन इंडिया। ठीक है, पैरेलल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सब वही चीज है और ये सारी की सारी WTO के अंदर है। ठीक है, WTO की वेबसाइट के अंदर पूरा डिटेल के अंदर इसको लिख रखा है, वहीं से आपके नोट्स बनाए गए है ना। तो यहाँ पर जो नोट्स है सबसे अथेंटिकेटेड नोट्स आपको पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 31B/IAS, ठीक है, ये यहाँ पर इस इंपोर्ट जो होता है, इंपोर्टेशन जो होता है उसके लिए होता है। फॉर द प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द जेनेरिक वर्जन ऑफ द पेटेंटेड मेडिसिन टू कंट्रीज दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर दिस मेडिसिन देमसेल्फ। बोथ एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज हैव स्पेसिफिक रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इशूइंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। तो अब देखो, जैसे मान लीजिए ये कंट्री है इंपोर्टर, ये अफ्रीका कंट्री है, ठीक है, और ये है इंडिया। तो क्या होगा, इसको जरूरत पड़ी तो इसको सबसे पहले एक कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू करना पड़ेगा। ठीक है, टू अथोराइज द इंपोर्टेशन ऑफ द जेनेरिक ड्रग, कि मैं जेनेरिक ड्रग को इंपोर्ट करना चाहता हूं। इसके बाद इसको WTO को बोलना पड़ेगा अबाउट द नीड ऑफ द ड्रग एंड द डिसीजन टू इंपोर्ट अंडर द आर्टिकल 31B/IAS। अब ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल 31B/IAS इन WTO इज रिलेटेड टू व्हाट। लो भाई, इतना सा क्वेश्चन, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हारा गलत हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर तो पढ़ना पड़ेगा चीजों को। और डिटेल का है तो बेसिक है, बेसिक है ना भाई, ट्रिप्स का बेसिक है ये, एक तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर पेटेंट का बेसिक चीज है ये, जो अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। कोई मैं तुमको ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि भाई बहुत ही भयंकर चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सब बेसिक है। पर ये बेसिक भी नहीं पढ़ाया जाता ना, दिक्कत तो ये है, बेसिक भी नहीं पढ़ाया जाता और फिर उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आपको फिर दिक्कत आती है। तो कंट्री बी एक्सपोर्टर हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ मेडिसिन, जैसे इंडिया के, इशूज ए कंपल्सरी लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, लोकल मैन्युफैक्चर जैसे नाटको, अलोंग टू प्रोड्यूस अ ड्रग स्पेसिफिकली फॉर export to country A, ensure that drug is produced and labeled according to the requirement of the article 31B/IAS। जो भी 31B/IAS के अंदर रेगुलेशंस रखें उसकी तरह आपको उसके अंदर करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर है। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो इससे भी ले सकते हैं भाई, है ना। इसमें इसको भी कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक करना पड़ेगा, 2 कंपलसरी लाइसेंस जो होंगे वो इन्वोक होंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ और चीजें हैं जो भारत के पेटेंट एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 3G ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट एक्सक्लूड फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी प्लांट एंड एनिमल इन द होल और इन एनी पार्ट देयर ऑफ अदर देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सीड्स, वेराइटी, स्पीसीज। ठीक है, एंड what essentially biological processes for the production or propagation of the plant and the animals। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेटेंट जो है ना एक्सक्लूड है, मतलब पेटेंट एक्ट यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जैसे सीड, वेराइटीज, स्पेसीज, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसके अंदर पेटेंट एक्ट आप नहीं लगा सकते हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 27(3)(b allows members to exclude some type of plants and animals inventions from patenting in their countries। More specifically, it allows them to exclude from the patentability plants, animals and other microorganism and essentially biological processes। इन सबको आप पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है, भारत के अंदर। तो भारत के अंदर ये जो है ये एक स्पेशल प्रोविजन है कि इसके अंदर आप पेटेंट्स यहाँ पर नहीं करा सकते। और ये स्पेशल प्रोविजन जो है WTO के अंदर इज आल्सो गिवन इन द WTO।
या आर्टिकल 27(3)(b) जो है वो WTO का ही है। ठीक है, तो WTO कहती है कि भाई ऐसा आप कर सकते हैं, इन केस के अंदर कर सकते हैं कि आप जिसके अंदर एक्सक्लूड कर सकते हैं पेटेंटेबिलिटी को। भारत ने इसके अंदर एक्सक्लूड कर रखा है पेटेंटेबिलिटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको ये भी क्लियर हो गया है कि पेटेंट क्या होता है। अब आपको ये पता है कि पेटेंट का किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये जो चीजें है ना, इन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताओ ये कौन कंट्रोल करता है, तो DPIIT करता है ना। कौन सा ऑफिस है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट। जैसे पेटेंट इशू करना था, कंपलसरी लाइसेंस इशू करनी थी, तो इस ऑफिस के चेयरपर्सन ने करी थी, है ना। कुरीन नाम था जिनका, PH कुरीन, राइट। तो देखो, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अडॉप्टेड नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी इन 2016। मेन गोल ऑफ पॉलिसी इज टू क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। ये एक पॉलिसी इसके अंदर निकाली गई थी 2016 के अंदर। The policy covers all form of IPs, seeks to create synergies between them and other agency and set up institutional mechanism for implementation and the review. DPIIT जो है वो एक नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है, इस तरह की। एंड द सेल फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रमोशन एंड द मैनेजमेंट, CPAM जो है अंडर DPIIT इज द सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? CPAM इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। DPIIT जो है वो नोडल एजेंसी है। India's IPR regime complies with the WTO agreement on the TRIPS। और इंटरनेशनली देखें तो हम ट्रिप्स को इसके अंदर फॉलो करते। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। This batch is very important for those students who are giving the prelims examination again and again but got failed in the examination। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। हम कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो। टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहां पर एक दिक्कत आ रही है आपको। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहां पर दो गलतियां कर रहे हैं मेजर। और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है। राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम इस बैच के अंदर आपको 9000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट। और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए, ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। राइट, अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को कम से कम 1 महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करो। और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा, पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो, सो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। We are very glad to announce you that we are launching a very unique batch for the prelims 2025। prelims 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम एक बहुत ही यूनिक बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। नेम ऑफ द बैच इज द सिलेक्शन बैच। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th नवंबर। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। This batch, as the name suggests, is fully focused on getting you selected in the prelims 2025 examination। देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज ए यूनिक बैच फॉर प्रीलिम्स 2025। ऐसा पहली बार यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना डेडिकेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स 2025 का प्रोवाइड करता है। देखिए, द सिलेक्शन बैच को हमने दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए, या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रह गई है।
इन्होंने कोई अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है, ये पहली बार चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें और प्रीलिम्स को इसी साल हम इसके अंदर प्रीलिम्स निकालें। इन बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनके लिए हमने अलग से स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने कभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी है और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनकी जनरली अप्रोच ये होती है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भर से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपने स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो बहुत एंथुजियास्टिकली दिए होंगे, बट उसके बाद आपका एंथु कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने द सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। पहले हम एडवांस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एडवांस स्टूडेंट्स को 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जी हाँ, दिस इज अवर पर्सनल गारंटी कि हम 8000 प्लस क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, डेली के 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहां पर रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई चॉइस होगा नहीं। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स भी होगा थ्रू एमसीक्यूज। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, और यहां पर स्पेशल टेस्ट सीरीज अगेन सीसेट एग्जामिनेशन की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहां पर आपको आपके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप अब पढ़ लिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है और हम आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, उनके लिए हम किस तरह के फीचर्स इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है और इसी साल उनको सिलेक्शन भी चाहिए। मतलब उनके लिए वो सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि एक एडवांस बैच के अंदर है, बट इसके अलावा इनके लिए और भी फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे पहला फीचर मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। जी हाँ, पूरी जीएस क्लासेस का पूरा सिलेबस जो होगा वो हम रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी और बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे मॉड्यूलर बैच, जो कि एक हाई क्वालिटी के बैच हैं जिसके अंदर सब कुछ कवर करा गया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ सीसेट की भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते, एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, जो कि एडवांस बैच के अंदर भी रहेगी। राइट, कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, अगेन एडवांस बैच का फीचर है ये। और इसी तरह से स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स यहां पर इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट will also be provided to you। तो इस तरह से हमने इस बैच के फीचर्स बताएं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। अब आइए हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग हमने इस तरह से करी है कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ पूरे टाइम ही अवेलेबल रहूंगा। तो आई एम अवेलेबल टू यू, जब जब आप प्रिपरेशन मोड के अंदर होंगे तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ प्रिपरेशन मोड के अंदर हूं। सबसे पहले सुबह उठकर हम 5:30 से 5:45 AM तक योगा क्लास करेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो ये आपका रूटीन बनाएगी कि आपको डेली 5:30 पे उठना होगा। उसके बाद योगा के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने बोला है डेली लाइव टेस्ट क्लास। डेली लाइव टेस्ट क्लास के अंदर हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके क्वेश्चंस को लाइव आपको सॉल्व करना होगा। मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। हम जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको उसका आसपास के सारे टॉपिक का कंप्लीट कवरेज आपको दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी डेवलप होगी इस क्लास के अंदर। इसके अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजे आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जीएस एज वेल एज सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दे रखे होंगे।
तो यहाँ पर जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में हम 1 कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ये पूरा टेस्ट आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, 1.5 आवर्स, और बाकी का आधा घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स करी, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। इसी टेस्ट को हम ठीक 5 बजे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा टेस्ट आपको डिस्कस करूंगा। अगेन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या आपकी गलती है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और इसके बाद एक टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस बैच नहीं लिए हैं, जो कि फ्रेशर्स बैच लिए हैं, 7 से 9 बजे तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी। कुछ क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जैसे सीसेट का पूरा बैच मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दिस लास्ट पॉइंट इज ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है ये। एडवांस स्टूडेंट्स को ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए फीस स्ट्रक्चर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की फीस स्ट्रक्चर है। फ्रेशर्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 19,500 और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 15,000 रुपीज का फीस है। अब आइए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक पेमेंट डिटेल दिख रहा होगा और एक स्कैन कोड दिख रहा होगा, इन दोनों के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपॉजिट करानी है वो 500 रुपीज जमा करानी है। आप जैसे ही 500 रुपीज जमा कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है तो ही आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। सिर्फ हम ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टूडेंट्स पे फिर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग के अंदर इस बैच के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 8788248734। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस बैच को लेकर, किसी भी तरह की क्वेरीज है इस बैच को लेकर, तो आप इसमें मेरे से डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।